हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम DSSB TGT नेचुरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हम 120 क्वेश्चंस जो है वो 220 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप KVS का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, DSSB के लिए, UP टेट, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइंस का TGT लेवल तक का सिलेबस आता है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल जनरेटिंग ओशन थर्मल एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिक्विड इज बॉइल्ड बाय वार्म ओशन। तो जब ओशन में थर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं तो कौन से टाइप के लिक्विड को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बॉइलिंग के लिए। ए है वॉलेटाइल लिक्विड, बी नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, सी एसिडिक लिक्विड एंड डी बेसिक लिक्विड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉलेटाइल लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरली अकरिंग स्टोन्स which were earlier found to be able to attract iron and nickel like other substance were called। तो कौन से ऐसे नेचुरली अकरिंग स्टोन्स हैं जो अर्लियर किसके लिए यूज़ होते थे, जो अट्रैक्ट करते थे आयरन एंड निकल को। ए ऑप्शन है मैग्नेट्रॉन्स, बी लोडस्टोन, सी मैग्ना स्टोन्स और डी लोडेटॉन्स। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लोडस्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड माइकल फराडे मेक द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है, हु डिस्कवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो किसने किया था, माइकल फराडे ने किया था। और कब किया था, 1831 में। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है कि गलत स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है, द करेंट प्रोड्यूस बाई ए बैटरी इज DC करेंट। तो बिल्कुल सही है ये। सेकेंड है, द करेंट दैट फ्लोज आउट फ्रॉम द स्विच पॉइंट एट होम्स इज AC। तो यहाँ पे जो घरों में हमारे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जो करंट यूज़ होता है वो कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सी है, डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन DC आर स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ AC। तो ये जो स्टेटमेंट जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे भी हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछी गई है। ए है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई A। R क्या है, रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द वायर एंड A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए यहाँ अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो A जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही करेक्ट है। B है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो ये जो है बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो बी ही हमारा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ए 40 वाट 220 वोल्ट बल्ब हैज़ हायर रेजिस्टेंस दैन ए 1 किलोवाट 220 वाट इलेक्ट्रिक हीटर। तो यहाँ पे देखो वोल्ट जो है सेम दिया हुआ है 220 वोल्ट, लेकिन एक का पावर कितनी है 40 वाट और दूसरे की पावर कितनी है 1 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हायर होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक हीटर। तो यहाँ पे देखो दो पावर हमें दी हुई है और जैसा कि हम जानते हैं पावर किसके इक्वल होती है, V² बाई R के इक्वल है। यानी कि P जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखो जो बल्ब है उसकी पावर कितनी दी हुई है 40 वाट और यहाँ पे जो हीटर है उसकी पावर दी हुई है 1 किलोवाट। इसका मतलब क्या है 1000 वाट। तो यहाँ देखो जो बल्ब है उसका जो पावर है, बल्ब की जो पावर है वो क्या है, लेस है। अगर पावर लेस है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही करेक्ट है कि यहाँ पे देखो बल्ब की पावर कम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है, द मैक्सिमम करेंट दैट ए 100 वाट 220 वोल्ट लैम्प कैन विथस्टैंड इज 0.45 एम्पियर।
तो इसका आंसर हम देखिए किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है P इज़ इक्वल टू वी आई। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, करंट, कि करंट कितना आ रहा है 0.45 एम्पियर। तो I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P बाई वी। यहाँ पे हमारे पास पावर दी हुई है 100 वाट और जो V है वो कितना दिया है 220। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे 10/22 और इसको कट करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.45 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विब्रियो कॉलेरा इज अ डैश शेप्ड पैथोजन। जो विब्रियो कॉलेरा है उसकी शेप कैसी होती है, ए है रॉड, बी स्पाइरल, सी कोमा, डी सर्कुलर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोमा शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ ए साउंड वेव डिटरमाइन लाउडनेस ऑफ साउंड। ए है स्पीड, बी फ्रीक्वेंसी, सी वेवलेंथ एंड डी एम्पलीट्यूड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ये आई थिंक बहुत ईजी है, सभी को पता होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एजेंसीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ए बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि काफ़ी दूरी से भी कौन जो है फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। इन सभी में से देखो, हैंड से हम बहुत दूर से तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, विंड्स भी नहीं होगा, स्ट्रीम भी नहीं होगी, बट मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दूर से ही क्या करती है, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स जो है वो शो करती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 0.08 kg moving with a speed of 50 meter per second enter a heavy wooden box and is stopped after a distance of 40 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the wood? तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। स्टार्टिंग में देखो हमें क्या क्या गिवन है, मास दिया हुआ है सबसे पहले, तो दूसरी चीज़ हमें स्पीड दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एम ए, मास इंटू एसेलरेशन। बट यहाँ पे एसेलरेशन नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम एसेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि जो बुलेट है वो किसी स्पीड से जा रही है एंड आफ्टर दैट इट इज़ स्टॉप्ड, लास्ट में वो रुक गई है। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। तो v की जगह पे हम 0 रख सकते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी दी हुई है, 50 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 2as के इक्वल है, 2a, और s जो है यानी कि डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें, 40 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, सेंटीमीटर को हम क्या कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एसेलरेशन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम एसेलरेशन देखो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू यहाँ पे 50 का स्क्वायर 2500 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 240 और यहाँ पे 100। एक बार मैं इसको क्लियरली सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ दोबारा से। देखो क्या किया हमने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू जो है वो 0 है तो हम इसको कट कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया, 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2a ये आ जाएगा। u हमारे पास कितना दिया हुआ है, u इज़ 50 मीटर पर सेकेंड, तो 50 का स्क्वायर यानी कि हम लिख सकते हैं 50 इंटू 50, नीचे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी एसेलरेशन तो हमें निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा s, और s की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर आ जाएगा। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 3125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अभी देखो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन। मास हमें दिया हुआ है 0.08 और एसेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है 3125, और इनको हम सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 250 न्यूटन। ठीक है, सो 250 न्यूटन जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको एक बार क्लियरली जो है अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर बताना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड दे कैन बी कैंसल्ड आउट। तो ये तो सही है कि डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती है, बट दे कैन नॉट बी कैंसल्ड आउट, ये नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड है द इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बॉडी डू हाउएवर सम टू जीरो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो ओवरऑल जो निकल के आएगा, ओवरऑल एक्शन एंड द इंटरनल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, उनका अगर हम सम करेंगे तो वो ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है, जितनी फोर्स फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन लगाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम ओवरऑल सम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आएगा। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज़ करेक्ट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग। तो कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द नेक्स्ट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो the body at rest continue to remain at rest and a body in motion continue to be move with a uniform velocity, this property of a body is called। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए दैट इज इनर्शिया, जिसकी वजह से एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है उसका कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, यहाँ पे m से क्या दिया हुआ है, मास, v वेलोसिटी, और मोमेंटम p से। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू एम ई, मास इंटू वेलोसिटी। तो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ वर्क पर एनर्जी इन जूल। तो यहाँ पे कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये बताना है। ए है 1 अर्ज इज इक्वल टू 10⁻⁻6 जूल। बी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। सी है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1.186 जूल, और डी है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अगला क्वेश्चन है इफ द डिस्प्लेसमेंट del x is small we can take the force fx as approximately constant and the work done is then। तो यहाँ पे देखो फोर्स जो है, जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर del x जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हम किस तरीके से वर्क डन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे स्मॉल वैल्यू हमें लेनी है तो W की जगह हम क्या ले सकते हैं, डेल W फोर्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट कर रहा है, डेल x से। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई भी देखो लाइट है, अगर वो ऐसे सरफेस पे मीट कर रही है जहाँ पे क्या है, विच इज सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो डैश, तो कौन सी बात करेक्ट है, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। दो स्टेटमेंट हमें दी हुई है यहाँ पे। तो देखिए जब किसी ऐसे सरफेस पे लाइट मीट कर रही है जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल है। सो ऑप्शन नंबर डी सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज अ रियल ऑब्जेक्ट, चूज द करेक्ट कोड। फर्स्ट है द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट रे डाइवर्ज। तो देखो
यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट, कोई भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जहाँ से इंसिडेंट रे जो है वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो क्या हम उसको रियल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? यस, उसको हम रियल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सेकेंड है द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज वुड मीट इफ देयर वेर नो मिरर। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, सो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए जो है दैट इज करेक्ट, वन ओनली। अगला क्वेश्चन है फॉर एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एयर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लाइट का, वो कितना होगा? ए ऑप्शन है 1, बी 0, सी वेरी क्लोज टू 1 एंड डी 2। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेरी क्लोज टू 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स। ए है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी लेटरल मैग्निफिकेशन, सी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और डी रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज के क्वेश्चंस हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में।